बच्चों अब आपके सामने यहाँ पर मैं आपके सामने एक थ्योरम दे रहा हूँ। बेसिकली ये थ्योरम ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल उन दोनों चैप्टर्स में यूज होती है। तो सबसे पहले आपके पास थ्योरम है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये थ्योरम है आपके पास। तो सबसे पहले बच्चों आपको हो सकता है अभी पैरेललोग्राम ही ना पता हो, तो पैरेललोग्राम पहले आप बनाइए। ये बच्चों मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होते हैं। तो मैं इसको सही ढंग से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट वेट। तो बच्चों ये आपका पैरेललोग्राम बनके स्टार्ट हो गया। ये पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास गिवन डाटा हो गया। गिवन में है आपके पास पैरेललोग्राम। ये देखो पैरेललोग्राम को ये पैरेलल लाइन लगा करके ऐसे ग्राम लिखते हैं। तो ये हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये आपके पास गिवन, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर गिवन है कि अगर ये पैरेललोग्राम है, ये तो जानते ही अपोजिट साइड्स का पेयर वगैरह सब इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो बच्चों ये पैरेलल का सिंबल होता है, इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि जो ए बी है वो पैरेलल है डीसी के, और जो एडी है वो पैरेलल है बीसी के। ये गिवन हो गया। गिवन के बाद ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैंने एक डायगोनल क्रिएट कर दिया। तो इसने ही कहा था कि जो डायगोनल होगा वो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना देगा, क्योंकि यही थ्योरम है आपकी कि डायगोनल क्या करेगा, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ब्रेक कर देगा। इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपकी, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? तो गिवन के बाद आप लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ये बच्चों आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। और बच्चों आपने यहां पर एक डायगोनल बनाया है, उसको गिवन में लिख लीजिएगा। गिवन में लिख लीजिएगा ज्वाइन ए सी, क्योंकि वो एक डायगोनल है। वो क्वेश्चन नहीं कहा था डायगोनल बनाना है। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये आपके पास प्रूफ हो गया। तो प्रूफ स्टार्ट करने के तरीके हैं, इसको प्रूफ करने के कई सारे मेथड आप भी यूज कर सकते हैं, जैसी कॉन्ग्रुएंसी आपको आती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो ट्रायंगल लेते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका नाम है ए डी सी। तो ये बच्चों दो ट्रायंगल्स आपके पास गिवन, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, और अगर आपको कम समझ में आता है तो कम समझ में आने के केस में आप ध्यान से देखें कि अभी आपने कहा था कि जो CD और AB है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। और AC किसका काम कर रहा है, AC काम कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप कहेंगे सर ये जो एंगल होते हैं इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। इसका मतलब सर ये बात क्लियर आ रही है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो बच्चों हम इसको नीचे रफ वर्किंग से समझाया, अब मैं इसको लिख देता हूं कि सबसे पहले आप लिखिए CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। क्या लिखेंगे? ये आपके हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर है। और इसमें कौन सी दो लाइंस पैरेलल थी? पैरेलल थी AB इज पैरेलल टू CD, उसकी वजह से ऐसा हो, ठीक है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, वो क्या है? AC। तो आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AC, और ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे कि वो कॉमन है। इतना होने के बाद मैंने जो रफ वर्किंग नीचे की है मैंने उसको हटा दिया। अब मैं दोबारा रफ वर्किंग कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, जो AD है वो BC के भी क्या है, पैरेलल है। जो AD है वो BC के भी पैरेलल है। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका नाम है AC। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो ये AD पैरेलल है BC के, और ट्रांसवर्सल लाइन आपको नजर आ रही है। और अभी भी आप क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है,
ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर है। क्या है? ऑल्टरनेट। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है? इक्वल है। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो आप इस बात को लिखिए कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स पैरेलल थी और वो पैरेलल साइड्स हैं। AD इज पैरेलल टू BC। तो बच्चों पहले एंगल लिखा, फिर साइड लिखा, फिर एंगल लिखा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एंगल साइड एंगल। तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि आपका जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ADC के। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है? ASA। इसको बच्चों हम लोग एंगल साइड एंगल कहते हैं। और बच्चों अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, यस, एक बच्चे का कहना है कि हम इसको SSS से भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये थ्योरम कंप्लीट हो गई है। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, आपने ASA कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब आप इसको चेक कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने एक थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। सब बच्चे यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। डालिए हेडिंग, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? पहले हम उसका स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है उसका मतलब। जैसे बच्चों आपने ये ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाने के बाद आपने उसका नामकरण किया। आपने लिखा ये ट्रायंगल का नाम है ABC। एक तो आपके पास ट्रायंगल गिवन है और AB का मिड पॉइंट आपके पास गिवन है। लेट्स से वो पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है लेट्स से E। तो अगर दोनों साइड्स के अगर आपके पास मिड पॉइंट गिवन है और उनको आप आपस में ज्वाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ज्वाइन। तो बेटा ये जो DE लाइन बनी, उस DE लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो DE लाइन होती है वो पैरेलल होती है किसके? BC के। जो DE लाइन होती है वो पैरेलल होती है BC के, एज वेल एज DE लाइन जो होती है वो BC की हाफ होती है। क्या होती है? हाफ। तो बच्चों ये अगर आप थ्योरम अभी भी ध्यान से देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको गिवन बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। गिवन में है आपके पास एक ट्रायंगल ABC और D और E मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली AB और AC के। और अगर D मिड पॉइंट है AB का तो आप लिखेंगे AD इज इक्वल टू DB। लिखिएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। फिर आप लिखेंगे AE इज इक्वल टू EC, क्योंकि EB क्या है? मिड पॉइंट है। क्योंकि थ्योरम ये जनरेट ही तभी होती है जब D और E, AB और AC के मिड पॉइंट होते हैं रिस्पेक्टिवली। ये आपके पास गिवन। अब आप करेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में आपको दो चीजें प्रूव करनी होती है। पहला पार्ट आप ये प्रूव करेंगे कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, और दूसरा पार्ट बच्चों आप प्रूव करेंगे कि जो DE है वो हाफ ऑफ BC के इक्वल। ये दो बातें बच्चों आपको प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इसको करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस भी करनी पड़ती है। और कंस्ट्रक्शन बच्चों यहाँ पर बहुत ही सावधान पूर्वक करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये है कि आप C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो मैंने C से एक लाइन निकाली है, C से एक लाइन निकाली है। तो बच्चों ये C से जो लाइन निकाली है वो जो लाइन किसके पैरेलल है? AB के। लाइन किसके पैरेलल है? AB के। जो DE को एक्सटेंड करने पर कहां मिटती है? F पे मीट करती है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने बच्चों यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन की है, मैंने C से एक लाइन ड्रॉ की है, उसका नाम है CF, सच दैट CF जो है AB के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन की है, C से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो है CF, जो कि पैरेलल है AB के। CF इज पैरेलल टू AB। क्या ये बात समझ में आई? CF इज पैरेलल टू AB और ज्वाइन EF। ये बच्चों आपकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद बच्चों प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ को स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों जब सबसे पहले हम लोग जब प्रूविंग स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल हर हालत में पहले इनको कॉन्ग्रुएंट बनाना होता है। तो बच्चों अगर आपको ट्रायंगल कम समझ में आते हैं तो आप ट्रायंगल अलग अलग भी बना सकते हैं। तो एक ट्रायंगल बच्चों ये वाला है और दूसरा ट्रायंगल बच्चों उसके जस्ट नीचे वाला है। तो इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट बनाना है, ठीक है। इसका नाम है ए डी ई और इसका नाम है ई एफ सी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दो ट्रायंगल्स में सबसे पहले आपको ये दो एंगल्स इक्वल दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों कभी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो वो जो एंगल्स फॉर्म करती हैं उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ई पर, ध्यान से देखो डीएफ और एसी ई पर इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर क्या बनेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों ट्रायंगल का नामकरण करते हैं। ट्रायंगल है आपका ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल है आपका सी ई एफ। हम इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने लिखा एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको आप शॉर्ट में VOA लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास गिवन था कि जो E है वो AC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब अगर आप कम समझते हैं तो फिर से देखिए, जितनी लेंथ AE की होगी उतनी लेंथ EC की होगी। क्या ये बात सहमत है आप लोग? ये दोनों लेंथ्स आपस में क्या होगी? इक्वल, क्योंकि E क्या है? मिड पॉइंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो AE है वो EC के इक्वल है। ये क्या हो गया? ये गिवन हो गया, क्योंकि पहले से ही इस थ्योरम में ऐसा कहा गया था कि E और D जो है मिड पॉइंट है। तो E मिड पॉइंट तो है ही AC का, तो हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू EC। ठीक है। तो बच्चों एंगल लिखा, साइड लिखा। अब आप प्रेफर करोगे कि फिर से कोई एंगल आ जाए तो एंगल साइड एंगल बन जाएगा, लेकिन समझ में बच्चों को कम आता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार मैं CF बनाता हूँ, इधर ध्यान से देखिएगा, और इधर मैं AB बनाता हूँ। अब समझ में आ रहा है? yes. और दोनों को कट करती हुई एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाता हूं जिसका नाम है AC। yes. देखो मैंने पहले AB बनाई, फिर मैंने CF बनाया और दोनों को ट्रांसवर्सल लाइन से कट कराया, उसका नाम है AC। yes. तो आप कहोगे सर जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। तो वो डायग्राम में कौन सा एंगल है बच्चों? ये वाला। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये बात समझ में आई? yes. तो तुम कहोगे सर एंगल DAE या BAE भी लिख सकते हो या BAC भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो हमने DAE लिख दिया। तो DAE एंगल किसके इक्वल है? FCE। तो कहोगे सर बिल्कुल FCE के इक्वल है। E दोबारा लिख देते हैं, गलत हो गया है, FCE। तो रीजन कौन सा होगा इसमें? तुम कहोगे सर ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और बेसिकली इस वजह से है क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में बताया था कि CF किसके पैरेलल है? AB के, उसकी वजह से है बेसिकली। तो कहोगे सर एंगल साइड एंगल तो मिल गया, तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ADE जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CEF के। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? yes. लिखिएगा नहीं, आप देखते रहिएगा। ADE CEF के कॉन्ग्रुएंट हो चुका। तो ये कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है? एंगल, फिर साइड लिखिए, फिर एंगल, एंगल साइड एंगल। तो तुमने कहा सर ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्रायंगल सर कॉन्ग्रुएंट है तो सर ये रफ वर्किंग वाला पार्ट आप हटा दीजिए, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैंने हटा दिया उसको। ठीक है। और यही डायग्राम हम दोबारा बना देते हैं क्योंकि उसमें काफी सारी वर्किंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम कुछ और बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन आएगा, इसलिए इसी सेम डायग्राम को हम दोबारा नीचे फिर से बना देते हैं। ठीक है, ये दोबारा फिर से बना दिया। तो ये था ABCEF और ये D। तो आपने ADE को CEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और बच्चों अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और हर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सब क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो अब आप कह सकते हो बच्चों की ADE ट्रायंगल की साइड DE
और CEF ट्रायंगल की साइड EF, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कह सकते हैं। तो आप कहोगे DE इज इक्वल टू क्या, DE इज इक्वल टू EF, क्या कह सकते हैं, बाय CPCT, ठीक है, DE इज इक्वल टू EF बाय CPCT। और बच्चों अगर आप अभी भी ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये भी दिखाई देगा कि ये वाली साइड भी किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सब कुछ इक्वल होता चला जाता है। तो आप लिखेंगे कि जो AD है वो इक्वल हो गया CF के, फिर से आप लिखोगे CPCT, लेकिन आप फिर से लिखोगे कि जो AD है वो किसी और के भी इक्वल है, किसके, BD के, क्योंकि ये तो गिवन था। तो तुम अगर बेटा इन दो इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो आपने दो बातें लिखी, आपने लिखा कि AD CF के भी इक्वल है, AD BD के भी इक्वल है। तो अगर हम इन दो बातों को कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन दो इक्वेशंस के LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर AD जो है CF के इक्वल है, AD BD के इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो CF है वो BD के इक्वल हो जाएगा। क्या हम ये बात कह सकते हैं, ये बात हमने यहाँ पर कह दी। तो बच्चों जैसे ही आपने CF को BD के इक्वल किया, और आप पहले से जानते हैं कि CF BD के पैरेलल भी है, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि सब तक ही ये कहानी चली है यहाँ तक। तो आप कहोगे सर ये तो प्रॉपर्टी हो गई कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो CF और BD है वो इक्वल भी है, और CF और BD कंस्ट्रक्शन से पैरेलल भी है। तो इसका मतलब एक पेयर आपका पैरेलल भी इक्वल भी है। तो आप क्या कह सकते हो कि BCFD इज अ पैरेललोग्राम। तो तुम लिखोगे नाउ दैट इज BCFD इज नाउ पैरेललोग्राम। तो बच्चों यहाँ बड़ी अजीब सी बात है, सुबह एक बच्चे ने पूछा कि सर ये आप पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ ऐसे KG भी लिख सकते हैं, ये KG नहीं लिखना है, तो ये पैरेललोग्राम में ऊपर ग्राम ही लिखते हैं। तो वो कहने लगा कि सर अगर मैंने गलती से KG लिख दिया तब, तो हमने कहा बेटा ये मास नहीं है, ये मास नहीं है, ये पैरेललोग्राम का मैंने सिंबल लिखा हुआ, ठीक है। तो आपने कहा सर ये BCFD क्या है, एक पैरेललोग्राम, आपने प्रूफ कर दिया। कहोगे सर अगर ये प्रूफ हो गया तो थ्योरम आपकी हो गई, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम अगर प्रूफ हो चुका है तो दूसरी पेयर भी, दूसरा पेयर यानी कि कौन सा, DF और BC, जो DF है और जो BC है वो भी तो अपोजिट साइड पे का पेयर हो गया, तो वो भी पैरेलल और इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक अब, क्योंकि पूरा ही पैरेललोग्राम अब हो गया। तो आप कहोगे सर DF BC के इक्वल हो गया और DF BC के पैरेलल भी हो गया। तो हमने कहा बताओ बेटा अगर DF BC के पैरेलल है तो DE लाइन भी तो DF पे ही आती है। DE क्या है, DF का ही तो एक लाइन सेगमेंट है। तो DF अगर BC के पैरेलल है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो DE है वो भी BC के पैरेलल होगी। तुम कहोगे यस सर ये कह सकते हैं, तो सर इससे आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया ना एक पार्ट। दूसरा पार्ट देखो कैसे प्रूफ कर रहे हैं। आपने क्या लिखा, DF किसके इक्वल है, BC के, लेकिन आपने बताया कि DF को और क्या लिख सकते हैं, DF को लिख सकते हैं DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। लेकिन अभी आपने बताया था कि जो DE और EF है वो आपस में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे EF की जगह भी DE लिख देंगे, क्योंकि DE और EF क्या है आपस में इक्वल है। तो DE प्लस DE कितना हो गया, 2DE इज इक्वल टू BC। इसका मतलब बच्चों DE कितना आ गया, हाफ ऑफ BC। तो तुम कहोगे सर ये तो आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, और ये आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। इसको प्रूफ करने के बाद आप लिखेंगे हेंस प्रूव, और ये मान के चलिए ये आपको कहीं ना कहीं प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी आने वाली है। तो बच्चों ये इसका पूरा सॉल्यूशन था, आप ध्यान से फिर से इसको रिकवर करिए और कॉपी में करिए। यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 मैंने आपके सामने लिखी है ताकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा पाऊँ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग कर ही लेते हैं, और बहुत इजी है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं ताकि वो आपके नोट्स में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे बच्चों करने लायक तो नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं आपको करके देता हूँ। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे इसमें लिखा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:9:30। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल अगर आपसे कहा जाता है तो आप कोई भी एक रैंडम सा 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। ए, बी, सी और ये डी। ये एंगल हो गया 3x, ये हो गया 5x, ये हो गया 9x और ये हो गया फिर 13x। ठीक है, वेट कर लीजिए, अभी आ जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास 4 साइड्स आ गई। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे चारों एंगल्स के बाद आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये 3x फिर 5x फिर 9x फिर 13x इज इक्वल टू 360। बच्चों को सम करना स्टार्ट करिए। 5 और 3 8, 9 और 8 17। कितना हो बेटा ये? 30x। नहीं, x कितना आएगा? 30x। तो बच्चों यहाँ पर x जो है वो 12 निकल के आएगा। तो आपके पास एंगल ए निकल के आया है। एंगल ए है आपका 3x, यानी कि 3 × 12, यानी एंगल ए हो गया आपका 36। एंगल बी जो है वो है 5x, यानी कि 60 डिग्री। और एंगल जो सी है वो आपका है 9x, यानी कि 12 × 9, 12 9 जा 108। ये सारे एंगल्स डिग्रीज में होते हैं, इसलिए आप छोटा सा ऊपर डॉट भी लगा सकते हैं। उसके बाद कितना है 13x, यानी 13 × 12, 13 × 12 156। तो बच्चों ये चारों एंगल्स आपके निकल के आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सभी ने होपफुली किया था। ठीक, उसके बाद बच्चों मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था करने के लिए, मेरे को लगा आसान है तो मैंने दे दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आप उसको पहले ध्यान से पढ़ें इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को यहीं पे पहले ढंग से पढ़ लें तो उसमें लिखा है कि ये जो डायगोनल है उसका नाम है AC। डायगोनल AC जो है वो एंगल A को, कहाँ एंगल A? ये है एंगल A। लिखा है डायगोनल AC एंगल A को 2 बराबर हिस्सों में ब्रेक करता है। बराबर हिस्से मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, 2 बराबर हिस्सों में ब्रेक करता है। ठीक है, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Show that it bisect angle C also. इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि एंगल C का भी बाइसेक्ट है। इसका मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट तो आपको ये प्रूफ करना है। फिर आपको प्रूफ करना है कि ABCD आपका एक रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एज वेल एज रोम्बस की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होती ही हैं, एज वेल एज रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, नहीं आता है तो मैंने दोबारा बता दिया। तो बच्चों अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कुछ नहीं करते, पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट पे दिमाग लगाते हैं, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं इस डायग्राम को क्रॉप करके ले जाता हूं आगे की तरफ। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा उसका डायग्राम आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या प्रूफ करना है? इसमें प्रूफ करना है, टू प्रूव में हम लिख देते हैं क्योंकि गिवन वगैरह तो सब क्वेश्चन में ही लिखा है। टू प्रूव में करना है कि AC जो है एंगल C का बाइसेक्टर है। इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। यानी आप प्रूफ करेंगे कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD। क्या समझ में आया? ये आपको प्रूफ करना है कि BCA एंगल जो है वो ACD या DCA के इक्वल है। तो स्टार्ट कर सकते हैं प्रूविंग। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रूफ।
और याद रखिएगा ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं जो आपको समझ में आए। तो सबसे पहले बच्चों ये वाला एंगल तो इक्वल दिया ही है, ठीक है। और क्या हम यूज कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? AC कॉमन है और क्या कह रहे हो? AC कॉमन है और दो एंगल्स ऑल्टरनेट। चलिए पहले आप सोच लीजिए, फिर हमको बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आपने लगाई है। तो जो आपके पास गिवन है एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। तो बच्चों आपके पास गिवन क्या है? आपके पास जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए। आपके पास गिवन है कि जो एंगल DAC है वो इक्वल है BAC के, ठीक है। ये आपके पास क्या है डाटा? ये आपके पास है गिवन। ये समझ में आया? उसके बाद एक बच्चे ने कहा कि सर AA से कर लेते हैं। हमने कहा बेटा बिल्कुल कर लो, लेकिन ध्यान से देखो पहले कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है क्या? वो भी यस इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो तुम कहोगे ठीक है सर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम फिर से लिख लेते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि आपने अगर कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। आप ध्यान से देखिए, मैं ट्रायंगल अलग अलग बना के थोड़ी सी हिंट आपको देता हूं, फिर मैं इसको रेफर करूंगा और इसका एक लेक्चर ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर है। तो बेटा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं डबल एएस। क्या कहते हैं? ये होती है डबल एएस कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आया? और बच्चों अगर ये वाली भी साइड अगर इक्वल हो तो भी डबल एएस होती है। क्या होती है? डबल एएस। और लेकिन बच्चों ये वाली साइड अगर इक्वल हो तो ये ASA होती है, एंगल साइड एंगल होती है। तो ये बच्चों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डबल एएस और ASA अलग अलग होती है। लेकिन कई लोग कहते हैं सर ASA लिखो चाहे डबल एएस लिखो, बात तो एक ही है, क्योंकि ए तो दो बार आ ही रहा है। ऐसा नहीं है। तो अभी जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ASA है, डबल एएस कुछ और होती है। डबल एएस का मतलब दो एंगल, और ये वाली साइड ये होती है डबल एएस। मेरे ख्याल से आपको डबल एएस याद आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको याद आ गया तो ये बच्चा यही कह रहा था कि डबल एएस लगा दीजिए, क्योंकि दोनों में अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि दोनों ट्रायंगल यानी 1 नंबर और 2 नंबर, ये दो ट्रायंगल है, इनमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ध्यान से देखिए आप। और ऊपर रेड वाला एंगल भी मैंने इक्वल कर दिया, ये भी हो गया। क्या समझ में आया? अब दोनों में एक साइड क्या है बताइए? एक साइड क्या है? कॉमन है। तुम कहोगे सर एक साइड अगर कॉमन ना भी लें तो भी हो सकता है। हमने कहा कैसे हो सकता है? कहोगे सर अगर ये वाली साइड ले लेंगे ना तो ये वाली साइड लेने पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी बताइए? चलिए ये वाली हम नहीं लेते हैं, बस आपको जो समझ में आया वही लीजिए जो आपने हमको बताया, डबल एएस। तो डबल एएस में हम तीसरी कौन सी साइड लें? AC। AC इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा? कॉमन। लेकिन बच्चों अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं इसी के ट्रायंगल्स आपको ब्रेक करके दिखाता हूं, उससे आप शायद बहुत जल्दी समझ पाओगे। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल बच्चों मैं इसी के जस्ट बगल में आपको बना के दिखाता हूं ब्रेक करके, क्योंकि कम समझ में आने पे आपको मैंने बताया था कि डायग्राम ब्रेक कर लेना। तो ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने 1 नंबर और 2 नंबर ब्रेक कर दिए। अब ध्यान से देखिए, दोनों में ये वाला एंगल इक्वल है। क्या समझ में आया? दोनों में एक ये वाला एंगल इक्वल है। क्या ये समझ में आया? और दोनों में ये एक साइड इक्वल। क्या समझ में आया? तो इसका मतलब ये क्या है? डबल एएस। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ADC के, और ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? डबल एएस। डबल एएस। समझ में आ गया? और बच्चों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट आपके प्रूफ हो गए तो उसके बाद तो काम खत्म। आप कहोगे कि एंगल, सारे एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। और ये वाला एंगल जैसे इक्वल हो गया तो उसका मतलब ये वाला एंगल ऊपर वाला, ऊपर में आपको जो दिखाई दे रहा है वो इक्वल हो गया, C वाला। तो इसका मतलब बच्चों आप यहां लिखेंगे BCA इज इक्वल टू एंगल DCA
कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, ये लगे बाय सीपीसीटी, लिख सकते हैं। और बच्चों जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो प्रूफ हो गया, यही फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों आपका प्रूफ हो गया, यहाँ पे इस पे हम टिक कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। क्या फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आया? Yes. नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ।